शिक्षा वह चाबी है जो भविष्य के दरवाजे खोलती है। इसी विचारधारा को तेजी से आगे ले जा रही है बिलासपुर में स्थित आधारशिला विद्या मंदिर न्यू सैनिक स्कूल, जहां पर आज हम आ चुके हैं। आज हम करेंगे खास बातचीत आधारशिला विद्या मंदिर के चेयरमैन श्री अजय श्रीवास्तव सर से, डायरेक्टर सर श्री संजीव कुमार जना स्वामी, और आखिर में जिनके बिना स्कूल का चलना मुश्किल है, यानी कि प्रिंसिपल मैम श्रीमती मधुलिका मैम से। काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो लोग एजुकेशन इंडस्ट्री को अंदर से नहीं जानते, वो सारे जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आज हम सर और मैम से पूछने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैम, टीचर्स में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? टीचर्स, ये टीचर वर्ड जो है ना, देखो पहले वर्ड यूज़ करते थे गुरु। गुरु के लिए यदि आप गूगल करोगे ना, उसका मीनिंग ही है पूज्य। ठीक है, वो पूज्य कब होगा, कोई भी व्यक्ति पूज्य कब होगा, जब आप उससे पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे जी, है ना। तो गुरु या टीचर जब बच्चे से कनेक्ट हो जाता है, टीचर यदि बच्चे के सोल को टच कर लेता है तो उसका आधा काम हो जाता है। तो हर एक टीचर से, मैं अपने यहाँ भी टीचर से ये जब भी बात करती हूँ तो उनसे यही कहती हूँ कि आप बच्चे से कनेक्ट होइए। एकेडमिक्स तो हर जगह अवेलेबल है, आज की डेट में इंटरनेट पे सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, दुनिया भर के वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए स्कूल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ टीचर है, सिर्फ एकेडमिक्स के लिए नहीं। जो हम इतनी देर से डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो वो गुरु या टीचर जो है वो बच्चों को देता है। तो हर टीचर में ये क्वालिटी होनी चाहिए और वो खुद एक रोल मॉडल होना चाहिए। आज के समय में कई बार ऐसा भी एक्सपीरियंस हमने किया है कि टीचर और बच्चों के बीच में ना काफ़ी मतलब वो जो है कॉम्पिटिशन और गैप्स वाली चीज़ आ जाती है, जबकि वो नहीं होना चाहिए, है ना। टीचर जो है वो देने का काम कर रहा है और बच्चा जो है वो रिसीव करने का काम कर रहा है। तो वो कनेक्शन और वो जो वेवलेंथ जब तक मैच नहीं करेगा, तब तक वो रिसीवर जो है वो आपका रिसीव नहीं करेगा। तो हर टीचर को बच्चे से कनेक्ट होना चाहिए, बच्चे को समझना चाहिए, तभी आप जो देना चाह रहे हैं उस तक पहुंच पाएंगे। सर, आधारशिला विद्या मंदिर स्कूल जो है ऑलरेडी एजुकेशन सेक्टर्स में काफ़ी ग्रो कर रहा है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अब इसके आगे न्यू सैनिक स्कूल जुड़ चुका है। तो सर, इसके क्या मायने हैं? देखिए, आप जब हम सैनिक स्कूल बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आम पब्लिक यही सोचती है कि ये बच्चा जो है आर्म फोर्सेस में जाएगा, मिलिट्री में जाएगा, मेरे को सच में वही लगा था, मेरे को वही लगा था, एयरफोर्स में जाएगा, नेवी में जाएगा। अब हम उस पिक्चर को देख के हमारे मन में भी बड़ा देश सेवा वाला भाव आता है कि हमारा बच्चा भी वहाँ पहुँचेगा। पर उसके पीछे जो मेहनत होती है, उसके जो रिकरिंग जो उसके उसको कैसे तैयार किया जाता है ना, ये तैयार के ये जो इसी को हम बोलते हैं क्वालिटी। ये किसी के अंदर में क्वालिटी को इम्बाइब कैसे किया जाए। तो ये बच्चे के जो एज है 6th क्लास, जहाँ से ये एडमिशन होता है, 6, 7, 8, इसमें बच्चा बोलते हैं ना एक कच्ची मिट्टी की तरह रहता है और उसको ना जिस एनवायरनमेंट में, जिस शेप में हम चाहते हैं उस शेप में, जैसे अभी हमारे यहाँ के हॉस्टल्स में हमारा एक टाइमिंग है कि हमारा 5:30 बजे उनका वेकअप कॉल है। तो अब कोई भी बच्चा 5:30 बजे, मतलब हर बच्चा 5:30 बजे उठ रहा है, तो उसको ब्रश करना है, तैयार होना है और उसको 6 बजे अपना ग्राउंड में पहुंच जाना है। तो ये सबके लिए कंपलसरी है। तो ये अब बताइए कि ये घर में रहने वाले बच्चे को यदि आप एक ऐसा शेड्यूल देते हो तो कर पाता है क्या? फिर 6 बजे से 8 बजे तक उसको क्या करना है? ब्रेकफास्ट करना है, जो बना है वो ब्रेकफास्ट करना है, मिल्क लेना। हालांकि सब चीज़ हाइजीनिक है ना, और टेस्टी भी है, पर उसको उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडाप्ट करना है। जब वो रिकरिंग, सोचिए ये 6th में करेगा, 7th में करेगा, तो उसका ये एक हैबिट फॉर्मेशन होता है, वो उसके आचार व्यवहार में आ जाएगा और जहाँ पे भी वो खड़ा रहेगा ना, वो दूसरे बच्चों से अलग रहेगा, है ना। वैसे ही टाइमिंग्स को लेके बहुत टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो और देखिए अभी क्या होता है, हर बात में ना हमारे पास एक बहाना होता है। नॉर्मली आप किसी से पूछेंगे तुमने ये क्यों नहीं किया, मेरे साथ ये हो गया। आप यदि ये मिलिट्री स्कूल के बच्चे के, तो वो यस सर और नो सर में जवाब देगा।
सॉरी सर, यस सर, नो सर। तो यदि वो तैयार है कि यदि मैंने नहीं किया तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई हैव टू डू इट। तो ये जो बोलते हैं ना, ये क्वालिटीज़ उन बच्चों पे डेवलप करना, ये न्यू सैनिक स्कूल में होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हम हर समय बोलते हैं कि पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, पर पढ़ाई में अच्छा कैसे होता है? जब तक वो फिज़िकली फिट नहीं है। तो बोलते हैं ना कि जैसे हेल्दी माइंड एग्जिस्ट इन अ हेल्दी बॉडी, है ना। तो जब तक आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, आप फिज़िकली फिट नहीं हो, फिज़िकली ज़्यादा अच्छे टास्क नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, तो आपका माइंड भी उसी स्पीड से चलता है, आपके शरीर के साथ साथ उसी स्पीड से चलता है, कई गुना फास्ट रहता है। तो मुझे लगता है अब ये जो न्यू सैनिक स्कूल है ना, ये सैनिक इंजीनियर तैयार करेगा, सैनिक डॉक्टर तैयार करेगा, सैनिक किसान तैयार करेगा, ठीक है, सैनिक सीए तैयार करेगा। तो जब वो सीए का काम करेगा, वो किसानी का काम करेगा ना, तो उसमें वो उसके प्रति जो समर्पण का भाव रहेगा ना, वो ऐसा रहेगा कि वो जैसे अपनी देश की सेवा करे। द ह्यूमन विद मिलिट्री बिहेवियर, करेक्ट। ऐसा कह सकते हैं सर। राइट। सर, अगर कोई बच्चा स्कूल में होमवर्क करके नहीं आता, पनिश करते हैं, तो सर क्या जो पनिशमेंट है कितना ज़रूरी और कहीं ज़रूरी है, तो वो बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसमें? क्या पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या आपको लगता है? नहीं, देखिए, पनिशमेंट का इम्पैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव ही होता है, लेकिन पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं है। पनिशमेंट को मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आपको बच्चे में इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा, और इस इंटरेस्ट को यदि आपको जनरेट करना है तो आपको सीखना पड़ेगा कि आप बच्चे को कैसे डील करें, बच्चे से कैसे बात करें। तो बच्चों से जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर कोई भी होमवर्क, कोई भी वर्क बच्चा अपने विल से, अपने दिल से करके आता है। और यदि बच्चा होमवर्क करके नहीं आ रहा है तो मौका दे के, फिर बच्चे को समझा के, बच्चे को मोटिवेट करके और बच्चे को उसका बेनिफिट बता के यदि हम कम्युनिकेट करें, तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और रोज़ मैं स्कूल में बच्चों से मिलता हूँ, और कुछ बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं और मैंने देखा है कि आए हैं मेरे पास, मैंने उनसे पढ़ाई की बात नहीं की, मैंने उनसे उनका इंटरेस्ट पूछा, घर में कैसे रहते हो, उनका एक डेली रूटीन मैंने पूछा। पूछने के बाद जब मैं उनकी कॉपियाँ और किताब खंगालने के बाद मुझे ये समझ में आया कि बच्चा नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले मैंने करके दिखाया बच्चे को। क्योंकि क्या होता है, सब कभी हम यदि कोई चीज़ किसी से एक्सपेक्ट करते हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम खुद कर पा रहे हैं कि नहीं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में देखा है, मैंने बताया है बच्चों को, मैंने ऐसा ट्रीट किया जैसे वो मेरे बच्चे हैं या मेरा परिवार है, और मुझे कहना नहीं पड़ा। और दूसरे या तीसरे दिन बच्चे कॉपी लेके मेरे चैम्बर में आ गए और उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपने ये होमवर्क दिया था, हम बना के लाए हैं। होमवर्क आसान है, कठिन है, नहीं बन सकता है, बन सकता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि यदि बच्चा अटेम्प्ट करके आ रहा है, इसका मतलब हमारा एक ऐसा अप्रोच होना चाहिए जो उसको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसको करने से उसका क्या बेनिफिट है। इसलिए मुझे लगता है कि यदि बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है तो वैसे भी पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो समय बदल चुका है। हम पनिश ना करें, हम कुछ दूसरी चीज़ें ऐसी निकालें कि जहां हम बच्चों को जोड़ कर रखें, उनसे कनेक्ट हो जाएं, और कनेक्ट होने के बाद फिर हम बच्चे बिल्कुल तैयार रहते हैं करने के लिए। और ऐसी चीज़ें बच्चे जीवन भर याद रखते हैं। जैसे हम लोग हमारे गुरु को आज याद रखते हैं, हमारा समय अलग था, ये समय अलग है, और समय तो बदल गया लेकिन बेसिक चीज़ें तो कभी बदलती नहीं, बेसिक चीज़ें तो वही रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पनिशमेंट ना दिया जाए और बच्चों को एक डिफरेंट एंगल से यदि हम अप्रोच करें, हमारी टीचिंग की मेथडोलॉजी चेंज कर दें, थोड़ा हम बच्चों को कनेक्ट हो जाएं, उनसे नज़दीक जाएं, तो मेरे को लगता है कि इसका सॉल्यूशन निकल जाता है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है मैंने स्कूल में कभी वो चीज़ें सीखी होती जो आज नहीं सीखी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
स्कूलिंग की अगर बात करूं तो मेरी स्कूलिंग वनस्थली विद्यापीठ में हुई, जो कि पूरी गांधीयन फिलॉसफी पे बेस्ड थी। तो वहाँ पे हम लोगों को सभी बेसिक चीज़ें, मतलब एकेडमिक्स के साथ, चाहे वो कला से रिलेटेड चीज़ें हों, म्यूज़िक है, डांस है, इवन जो हाउस होल्ड की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्लीनिंग, कैसे स्विंग, ये सब चीज़ सिखाया गया। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक तो चीज़ नहीं लगी, लेकिन हाँ, मेरा इंटरेस्ट सितार में था और हमें सेक्शन वाइज बांटा जाता था। जो ए वाले सेक्शन के थे वो म्यूज़िक वोकल में थे, जो बी सेक्शन वाले थे वो सितार के थे, सी सेक्शन वाले ड्राइंग वाले थे। तो एज़ पर द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट तो मुझे सितार बहुत पसंद था और मैं चाहती थी कि मैं सितार सीखूं, वो मैं नहीं सीख पाई। और बाकी तो सारी चीज़ें ऐसी लगी मुझे जो मैं वहाँ से सीख कर, और अभी कोशिश करती हूँ कि बच्चों तक वो चीज़ों को पहुँचा सकूँ। एजुकेशन की एडवांटेज जो है वो तो सभी को मालूम है कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो सर इसमें क्या आपको ऐसा लगता है कि एजुकेशन में ये चीज़ें, ये इसकी डिमेरिट है ना, क्या ऐसी कमी है जिसको आप फुलफिल कर सकते हैं? एजुकेशन में अभी जो कमी है, सबसे बड़ी कमी है कि हम ना कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन दे रहे हैं। उसको फुलफ़िल करने के लिए देखिए, कैरियर जो है वो बाय प्रोडक्ट है। यदि आपका एजुकेशन, आपकी पर्सनालिटी, आपकी इनर स्ट्रेंथ इतनी अच्छी डेवलप है तो आपको ऑटोमेटिकली एक अच्छे कैरियर की ओर लेके जाएगी। कैरियर में हम नॉर्मली कैसे लोगों को पसंद करते हैं, सबसे बड़ी क्राइटेरिया है, स्किल मुझे लगता है तीसरे या चौथे नंबर पे आता है। इंटीग्रिटी इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया, ऑनेस्टी इज़ द सेकंड क्राइटेरिया। तो जब हम ऐसे जज करते हैं तो हम फाइंड करते हैं कि स्किल्स, वी कैन डेवलप स्किल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। पर ये जो ऑनेस्टी है, ये जो है ना एजुकेशन में इनकलकेट होना चाहिए, जिसकी बहुत कमी है। तो ये जब तक एजुकेशन में इम्बाइब नहीं हो जाएगी और वो बच्चा कैसा भी, किसी भी लेवल का बच्चा हो, वो ऑनेस्टी को फॉलो करेगा, वो इंटीग्रिटी को समझेगा और किसी के प्रति, बोलते हैं ना, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। वी शुड बी थैंकफुल कि आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो कितने सारे हम लोगों को शिक्षकों ने पढ़ाया होगा, हमारे माता पिता कितनी मेहनत करके फीस देते हैं। क्या ये फील आता है आपको किसी के प्रति, या कोई आपको हेल्प करता है फिर आप भूल जाते हो क्या उसको? तो मुझे लगता है ये सब भाव जो बोलते हैं ना, मूल्य शिक्षा जो रहती है, वो वैल्यू एजुकेशन जिसको बोलते हैं, हाँ, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये यदि शिक्षा में ज़्यादा निहित हो जाए और इसके लिए एक नंबर सिस्टम हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये एक शिक्षा के एजुकेशन के पार्ट में कमी है, जिसको हमको बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना चाहिए। और सेकंड पार्ट में एकेडमिक्स तो है ही है, और वो तो अपना काम कर ही रही है। आप क्या सोचते हैं कि पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है एक बच्चे को एजुकेट करने में, कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्कूल वालों की नहीं? नहीं, देखिए, जब बच्चा स्कूल में होता है तो फैकल्टीज़ या टीचर्स बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्पोर्ट्स है, अडल्ट टिंकरिंग लैब है, या फिर उसके बाद एकेडमिक्स हैं। तो ये हर एक टीचर का ध्यान उन बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे होता है, लेकिन टीचर्स के अलावा उतनी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की भी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पेरेंट्स को ये सजेस्ट करूँगा कि कम से कम आधा घंटा या पौन घंटे का समय, 30 मिनट से 45 मिनट का समय वो निकालें और उस समय सोशल मीडिया से दूर रहें और बच्चे को भी सोशल मीडिया से दूर रखें, उनसे इंटरेक्ट करें, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स को समझें, सुने। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि पेरेंट्स से भी गलती होती है तो कई बार बच्चे को भी सॉरी कहें, ताकि बच्चा भी सीखे कि सॉरी बोलने का क्या बेनिफिट होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना स्कूल कंट्रीब्यूट करता है एक बच्चे के डेवलपमेंट में, उतना ही कंट्रीब्यूशन पेरेंट्स भी कर सकते हैं और करते भी हैं कुछ पेरेंट्स। इसके अलावा कुछ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एजुकेशन में रहा है, उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि अब एक ऐसी चीज़ है विल, जो कि अंदर से आती है, और ये विल मुझे लगता है पेरेंट्स बहुत अच्छे से बच्चे में इनकलकेट कर सकते हैं।
बिकॉज जैसे पहले हमारे चेयरमैन सर ने कहा कि स्किल जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप सीख जाते हैं, लेकिन यदि आपके पास विल है तो फिर स्किल सीखना और भी आसान हो जाता है। और ये विल जो है मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से पेरेंट्स सिखा सकते हैं। इसीलिए मेरा तो आग्रह रहेगा कि कुछ समय, एक 30 मिनट 45 मिनट रोज़ बच्चे को दें, उसकी तकलीफ़ को समझें, चीज़ों को शेयर करें, उनसे ओपन रहें। बच्चे से जितना आप ऑनेस्ट और ओपन रहेंगे, बच्चा भी उतना ही ऑनेस्ट और ओपन पेरेंट से रहेगा, और सेम चीज़ वो परफॉर्म करेगा स्कूल में, बिकॉज एक कॉन्फिडेंस लेवल उसका अलग रहेगा। बिकॉज बच्चे को ये समझेगा कि जब मैं स्कूल आता हूँ तो मेरे पास टीचर है, और जब मैं घर जाता हूँ तो मेरे पास पेरेंट्स हैं। तो ये बच्चे एक डिफरेंट लेवल पे जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है टीचर्स के अलावा। तो मेरी तो करबद्ध इच्छा है और रिक्वेस्ट है सबसे कि थोड़ा समय निकालें और बच्चों के साथ बैठ के उनसे इंटरेक्ट करें। अभी तो टाइम चल रहा है एआई, तो क्या लगता है मैम कि स्कूल में क्या इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि कैसा, क्या आप सोचते हैं? बिल्कुल करना चाहिए और हम कर रहे हैं जी, अच्छा, है ना? कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्लास 8 ऑनवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लासेस लगती हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स दोनों। 8th 9th 10th और 11th 12th में कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन है, फिजिकल एजुकेशन एंड कंप्यूटर साइंस। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप आज से अगर 20 साल पीछे जाओ तो उस समय हम अपने स्कूलिंग में कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ते थे, है ना? आज क्लास 1 का बच्चा कंप्यूटर पढ़ रहा है, क्योंकि 20 साल पहले वो स्टार्ट हुआ था। अगर हम उसका ग्राफ देखते हैं कंप्यूटर का तो वो ऐसे जा रहा है ना? 2000 तक में आते आते तक फिर क्या हुआ, कंप्यूटर बहुत बूम पे था, फिर आया इंटरनेट एंड वेब ब्राउजिंग, उसका डिमांड बढ़ा, तो फिर इसके लेके हमने बच्चों को और सभी को एजुकेट किया। अब यदि हम 2020 की बात कर रहे हैं तो अब समय आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मतलब हो सकता है 10 साल बाद अनुपम की जगह एक एलेक्सा बैठी और हमसे इंटरव्यू कर रही हो। तो इसके लिए हमें अपने बच्चों को रेडी करना है ना? हमको उस वे में ही लेके जाना है, ट्रेन करना है। तो एआई की इम्पोर्टेंस को समझते हुए हमने क्लास 8 से उसको कंपलसरी कर दिया। बेस्ट। मेरे को, मैं सच बताऊँ, मेरे को मालूम नहीं था कि 8 से ही शुरू हो चुका है। सर, नेक्स्ट 5 ईयर आप एजुकेशन सेक्टर को किस तरीके से ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं? देखिए, नेक्स्ट 5 इयर्स में जब अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है, उसमें स्किल्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। हमारे कैरिकुलम में भी स्किल्स तो मुझे लगता है नेक्स्ट 5 इयर्स में हम जिस जगह में पहुंचना चाहते हैं कि जो 12th का बच्चा होगा उसके पास ऐसे 1-2 स्किल्स होंगे जो उसको किसी जॉब को फेच कर पाएंगे या वो अर्न कर पाएगा। तो नेक्स्ट 5 इयर्स में यदि आप आज आप देखिए कि एक ग्रेजुएशन का बच्चा भी है, उसके पास स्किल्स नहीं है, तो जब तक स्किल नहीं रहेगा तो जॉब कैसे रहेगा? तो मुझे लगता है कि ये 5 ईयर पर दूसरी बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इन 5 सालों में स्किल्स तो डेवलप कर पाए, और यदि उनके ऊपर फिर से यही बात आती है कि जो मैंने पहले भी कहा था कि ऑनेस्टी, और जो अभी एक सर आए थे सैनिक बैकग्राउंड से ही थे, मिलिट्री बैकग्राउंड से, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम लोग के 4 पैरामीटर्स होते हैं। एक पैरामीटर्स होता है जिसमें हम माइंड को ट्रेंड करते हैं। आप देखिए, आज का बच्चा जो है ना, अपनी जनरेशन से बहुत ज़्यादा माइंड यूजिंग द माइंड वो हमसे बहुत आगे है, ठीक है। दूसरा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है, जिसको स्किल्स बोलते हैं, जिसके लिए हम अभी स्ट्राइव कर रहे हैं कि भाई एक मिस्त्री भी बहुत अच्छा काम करता है, एक कटिंग वाला भी अच्छा काम करता है, पर हमने कभी उसको जॉब प्रोस्पेक्ट से नहीं देखा। तो अब उसको जॉब प्रोस्पेक्ट में जो काम दूसरे के लिए उपयोगी हो उसको कितना स्किलफुल आप कर पाते हो, ये दूसरा स्किल। तीसरा होता है हार्ट, तो जो मैं कृतज्ञता का भाव बोल रहा था, दूसरे के लिए आपके लिए क्या फीलिंग है। जब तक देखिए हम लोग कोई एग्जिस्टेंस में रहते हैं, मैं बहुत अच्छा सब चीज़ करता हूँ पर आप मेरे से सहमत नहीं होते हैं, तो मैं घर में हूँ, मैं बोलूँगा मैं ही सबसे अच्छा हूँ, और लोग मेरे से सहमत नहीं हैं, तो मेरा घर में मैं क्या खुश रह पाऊँगा। और 4th पार्ट है सोल, जिसको आध्यात्मिक हम नाम जरूर दे देते हैं, पर सोल जो है ना, वो बोलते हैं
ये बात मेरे दिल से आ रही है। कैसे दिल से, कहाँ से आ रही है? ये जो सोल वाला पार्ट है ना, वो सब के अंदर सेम है। जो चीज़ यदि मैं बोलता हूँ कि मुझे झूठ पसंद नहीं है, तो आप देखिए ये सबको नहीं पसंद है। सच मैं बोलना नहीं चाहता, सब कोई नहीं बोलना, मतलब सच मैं हर समय सच बोलना चाहता हूँ, हर कोई सच बोलना चाहता है। सब सच सुनना चाहते हैं, हाँ, सब लेकिन सच, बोलना नहीं हाँ। चाहता। यदि मैं गलती करना नहीं चाहता, तो सबके साथ वही, कोई गलती नहीं करना चाहता। यदि मेरे से गलती हो जाए तो मुझे विनम्रता पूर्वक समझाया जाए। तो यदि दूसरे से हो जाए तो बोलते हैं मार के समझाया जाए, पर यदि मुझसे हो जाए तो विनम्रता पूर्वक समझाया जाए। तो ये ना सोल की वैल्यूज़ है, ये सोल की चाहत है, ये सब के अंदर सेम है। यदि हम इस पार्ट को समझ लेंगे कि जो मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ वो यदि मैं उसके जगह खड़े हो जाऊँ और मेरे साथ कैसा किया जाना चाहिए, तो हम बहुत सारी चीज़ लर्न कर पाते हैं। तो ये एक, मुझे लगता है एक अच्छी चीज़ है कि हम अभी उसको अध्यात्म के तौर पे, धार्मिक तौर पे उसको अलग से देखते हैं, पर मुझे लगता है वो इंक्लूसिव होना चाहिए कि फर्स्ट माइंड ट्रेनिंग ज़रूरी है, ठीक है। योर माइंड शुड बी शार्प, लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए। किसी चीज़ के लिए भी आप क्वेश्चन कर सको, आपके पास होना ही चाहिए। दूसरा, यदि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई चीज़ आपको मालूम है, तो आपको गाड़ी का पंचर बनाना आता है कि नहीं, आपके घर का ये बल्ब लगाना आ रहा है कि नहीं, आप फ्रिज में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ लाइट गोल हो गई, तो कैसे आप वायर जोड़ के फिर से चालू कर पाते हो कि नहीं। तो ये स्किलफुल जॉब्स हो गए। फिर थर्ड पार्ट आता है कि आप दूसरे के प्रति क्या रखते हो, आप एनवायरनमेंट के प्रति आपका क्या है, आप को कलीग्स के साथ में कैसा व्यवहार है, आप उसको कॉम्पिटिटिव वे में देख रहे हो कि कैसे देख रहे हो। ये तीसरा पार्ट आ जाए। चौथा पार्ट आता है कि पूरे एग्जिस्टेंस में मेरी भूमिका क्या है, मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, मैं दूसरे के लिए कितना उपयोगी हूँ। यदि इन सभी चीज़ों को इनकलकेट करते हैं तो मुझे लगता है तो आंसर मिल जाता है कि यही एजुकेशन है। ये बात तो सही है सर, बिल्कुल मैं इसके लिए बहुत एग्री करता हूँ जी। स्कूल्स में फिजिकल एक्टिविटी, गेम्स, तरह तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी जगह मतलब दिखाते हैं कि एडवर्टीजमेंट में भी कि हमारे यहाँ ये होता है, ये होता है, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन। तो क्या ये सच में कुछ बदलाव या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है एजुकेशन पे या फिर बच्चों पे? देखिए, बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए और उनके स्किल, जो छुपी हुई प्रतिभा है या छुपा हुआ स्किल जो है, उसको उभारने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को अलग अलग एक्सपोजर दिया जाए। उनको एकेडमिक्स के अलावा स्पोर्ट्स या फिर जैसे आपने कहा कि अडल्ट टिंकरिंग लैब में काम करना, ये सारे एक्सपोजर जब मिलते हैं तो बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा बाहर निकलती है। और वैसे भी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई के अलावा अब हम भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जहां बच्चों को अपनी स्किल को उभारने का मौका मिलता है। और इनोवेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस अब होने लगा है कि कोई नई चीज़ें आएँ, तो नई चीज़ें लाने के लिए हमको इन बच्चों को ऐसा एक्सपोजर देना पड़ेगा जहाँ की हमें एक इनोवेशन मिले, कोई नई चीज़ मिले। और अटल टिंकरिंग लैब जैसा आपने कहा, तो अटल टिंकरिंग लैब का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि वहाँ से इनोवेशन निकले और ये इनोवेशन समाज में लोगों को बेनिफिट एक्सटेंड करे। इसके अलावा जैसे आपने स्पोर्ट्स की भी बात की, तो स्पोर्ट्स में आप देखिए बच्चे एजुकेशन में, एकेडमिक्स में भी एक्सेल करते हैं और वही बच्चे स्पोर्ट्स में भी एक्सेल करते हैं। या फिर यदि एकेडमिक्स में एक्सेल नहीं कर पाए तो वो बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं। और आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जहाँ एकेडमिक्स में भी बच्चे सक्सेसफुल हैं और उसके साथ जब स्पोर्ट्स कंबाइन होता है तो उसमें भी उनको काफ़ी सफलता मिलती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जब बच्चा स्कूल में रहे तो एकेडमिक्स के अलावा उसको बाकी चीज़ें भी करने का मौका दिया जाए, ताकि एक ओवरऑल बच्चे में पर्सनालिटी के अलावा स्किल डेवलपमेंट आए। तो सर, जो सोशल मीडिया है वो स्टूडेंट्स पे, खास करके जो स्कूल में जो पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स, उन पे कैसा प्रभाव डालता है? पॉजिटिव डालता है, नेगेटिव डालता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, आप सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया दो पार्ट हैं।
सोशल मीडिया, वाई यू वांट टू बी इन द सोशल मीडिया? बच्चे क्यों सोशल मीडिया से कनेक्ट होना चाहते हैं? क्या क्या अट्रैक्ट कर रहा है उनको कनेक्ट होने? क्योंकि ना देखिए, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ठीक है? तो सोशली वी कैन फिजिकली हैव अ कॉन्टैक्ट, कन्वर्सेशन, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी क्या होता है सोशल मीडिया में ना, वन वे रहता है, या तो हम उसका चेहरा नहीं देख पाते। कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, यदि मैं ह्यूमरसली आपको डांटने लगूँ तो आप समझ जाएंगे कि ये ह्यूमर है, पर मैं यदि सोशल मीडिया में आपको वो चीज़ लिख के भेजूँ तो आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं आपसे किस इमोशन से बोल रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। और देखिए, जो रील्स हैं वो आपके मूड्स को कंटिन्यूसली चेंज कर रही हैं, इसलिए देखिए पेशेंस कम है बच्चों में। ये सोशल मीडिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो आप एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि पेशेंस, यदि आप किसी को बोल दो ना कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो वो 5 मिनट में सोचेगा मैं क्या कर लूँ, इधर उधर चले जाऊँ। तो बेसिकली पेशेंस की कमी जो हो रही है, ये जो रील्स जो है ना, फ्लक्चुएटिंग मूड्स के कारण हो रही है। तो देखिए, सोशल मीडिया तो निश्चित रूप से हानिकारक है ही, पर क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल एज है, उस डिजिटल मीडिया को यूज़ करना भी आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। तो हाउ टू बोलते हैं ना, हाउ टू यूज़ इट इन अ स्मार्टर वे। तो एज ए पेरेंट्स, एज ए स्कूल, हम सबको ये सोचना पड़ेगा और उस गाइडलाइंस तैयार करनी पड़ेगी कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप कहाँ तक कैसे अच्छे से यूज़ कर पाते। कि a² b² मैंने काफ़ी पढ़ा है, x की पावर जो भी वैल्यू मैंने मैथ्स में पढ़ा है उसमें पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अभी तक तो मेरे को यूज़ होता दिखाई नहीं दिया। काफ़ी के मन में ऐसा सवाल होता है कि तो सर क्या आप सोचते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि जैसे NCERT और SCERT, ये दोनों संस्थाएं ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं और ये करिकुलम या बच्चों का सिलेबस तैयार करती हैं। हम क्या होता है कि सब्जेक्ट्स को 12th पास होने के बाद मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि हम सब्जेक्ट्स को चीज़ों के साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिलेबस में हैं जो कि प्रैक्टिकली आप होते हुए देखते हैं। लेकिन शायद ऐसा मुझे लगता है कि चूंकि बच्चे सब्जेक्ट के टच पर नहीं रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा उसको कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। तो पहले जब मैं क्लासेस लेता था तो मैं बच्चों को जो नेचर की चीज़ें हैं और जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो मैं उनको क्लासेस में एक्सप्लेन करता था कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। भाई ये यदि हम मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं और मोबाइल फ़ोन पे यदि हमको दिख रहा है कि 3 टावर है, 4 टावर है, यहाँ गया तो टावर कम हो गया, आप लिफ्ट के अंदर गए तो टावर 0 हो गया, तो ये इसके पीछे पूरा साइंस है। और जो बच्चे पढ़ते हैं 11th और 12th में, तो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। देखिए, मैथ्स का बेसिक्स तो हमको लाइफ लॉन्ग काम आता है। वो तो है। तो सब्जेक्ट्स में कुछ सब्जेक्ट्स डेफिनेट हैं। अब आप कोई हिस्टोरिकल प्लेस में जाइए और आप यदि पढ़े हैं तो तुरंत आपको रिकलेक्ट हो जाएगा कि ये वाला पर्टिकुलर हिस्टोरिकल प्लेस जो है वो हमारे सिलेबस में था, हमने इसको पढ़े थे, और इसमें शायद ये चीज़ है लेकिन बुक में नहीं थी। ऐसा भी कई बार मैंने भी देखा है। तो ऐसा हम ना सोचें कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई बहुत मतलब यूज़ नहीं है। देखिए, आप एक चीज़ पूछ रहे हैं ना, ये a² b + b² का क्या महत्व है। देखिए, बहुत सिंपल सा लाइफ का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। A एक पर्सन है और B एक पर्सन है। एक पर्सन का स्क्वायर कर दीजिए, a² हो जाएगा, B का स्क्वायर कर दीजिए, b² हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो a² + b² हुआ। पर यदि A और B पहले जुड़ जाते हैं और उनका होल स्क्वायर होता है तो वो ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो a² + b² + 2ab रिजल्ट। तो बेसिकली बोलते हैं ना, टीम वर्क क्या है। आप मैथमेटिकली टीम वर्क को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसका ये एक तरह से एक्सप्लेन, मतलब ऐसा हो कि सब चीज़ें काम आती है, बस हम उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन एग्जैक्टली हम यूज़ वही कर पाते हैं। हाँ, वो आपको कुछ ना कुछ मैथमेटिकली संदेश है वो बेसिकली आपको कि हाउ टुगेदरनेस में वर्क कर सकते हो आप।
बातों बातों में पता ही नहीं चला, सब क्वेश्चंस तो सब ओवर हो गए है ना।